कई लोग ये मानते हैं कि प्रिपरेशन एकदम अलूफ होके होती है, कि आप बिल्कुल अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लें, किसी त्योहार में ना जाएं, किसी से ना मिलें। परंतु अगर आप यूपीएससी के प्रश्नों का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि बहुत बार वो जो क्वेश्चन है आपके व्यूज एंड ओपिनियंस मांगते हैं। उसमें आप फैक्ट से चीजों को सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना व्यू और ओपिनियन देना पड़ता है। और व्यू और ओपिनियन देने के लिए आपके विचार बहुत व्यापक होने चाहिए, और विचार की व्यापकता वो एक बंद कमरे में नहीं आ सकती। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। यूपीएससी सीएससी का जब से ही रिजल्ट निकला है, हम आपको टॉपर्स की जो भी जर्नी रही है उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। आज एक ऐसे ही टॉपर हमारे साथ जुड़े हैं जिनका 6th अटेम्प्ट में ये एग्जामिनेशन क्लियर हुआ। लगातार मेहनत, लगन और डिटर्मिनेशन से ये करिश्मा उन्होंने अपने 6वें अटेम्प्ट में यानी कि लास्ट अटेम्प्ट में कर दिखाया। हमारे साथ यूपीएससी सीएससी 2020 में रैंक 141 हासिल करने वाले व्योम बिंदल जी। वेलकम व्योम टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। व्योम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लास्ट अटेम्प्ट और एक बेहतरीन रिजल्ट, सारे अटेम्प्ट्स का जो भी स्ट्रगल रहा है, अब फाइनली रिजल्ट आपके साथ है, कैसी फीलिंग है? मैम बहुत ही अच्छी फीलिंग है। मतलब ऑब्वियसली हर एक के लिए रिजल्ट आना अच्छी फीलिंग होती है, बट आई फील जितनी आपकी जर्नी टफ रही हो उतना ही डेस्टिनेशन को पहुंचकर आपको ज्यादा खुशी होती है। एंड यू नो समटाइम्स पीपल से कि यार 6 साल लग गए और वो सब चीजें, बट आई बिलीव कि जब आप एक बार बन जाते हैं, अब जिस तरह की मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, इनफैक्ट आज ही मैं अपने यहाँ के डीसी साहब से मिलकर आया हूँ, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया था, एंड ऑल द पीपल कॉलिंग यू एंड ऑल दोस थिंग्स, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, सो आई थिंक एवरीवन मस्ट गो फॉर इट। व्योम, अभी आपने जो लाइन बोली है ना, मुझे लगता है बहुत सारे लोग अगर वो कहीं आस छोड़ भी रहे होंगे लगातार प्रिपरेशन से या सैचुरेशन लेवल आ गया होगा, तो मुझे लगता है आपकी जो वर्ड्स हैं वो फिर से एक बार उन्हें रिजुविनेट करेंगे कि भले ही 6 साल लग जाएं, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है वो बिल्कुल बदल सी जाती है। बिल्कुल मैम, मैं ये कहूंगा कि आप एक मिनी सेलिब्रिटी का स्टेटस अटेन कर लेते हैं। मतलब आई विल से कि आई रिसीव हंड्रेड्स ऑफ कॉल, और जो लोग आपको जानते भी नहीं होंगे, मतलब लिटरली नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे, काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो। एंड लाइक पीपल विल फेलिसिटेट यू, दे विल इनवाइट यू, सो आई थिंक जो वो जॉय आपको एक मिलता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो आपको मिलता है एक पर्सनल लेवल पे। देखिए हर एक का मोटिवेशन अलग हो सकता है, सोशल सर्विस तो सबका मोटिवेशन रहता है, लेकिन ये जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट से जो हैप्पीनेस मिलती है, सो आई थिंक 6 साल वर्थ थे, मतलब दे आर एक्चुअली मोर देन वर्थ टू अचीव टू रीच दिस पॉइंट। तो मैं आई एम जो श्योर। प्रिपेयर कर रहे हैं, जो डीमोटिवेट भी हैं, उनको मैं यही बोलूंगा कि प्लीज आप प्रिपेयर करें, क्योंकि एक बार बनने के बाद जो आपको फीलिंग होगी ना, यू विल फॉरगेट ऑल द पेन दैट यू हैव सफर्ड थ्रू। जो चमक और जो आपकी बातों में एनर्जी दिख रही है वो लिटरली इट फील्स वर्थ कि अगर आपका 6 साल भी लग रहा है एंड इफ यू आर रीचिंग टू द गोल, इट इज ऑल वर्थ इट। व्योम जी, ये तो अभी बात हो गई हाउ इज द फीलिंग आफ्टर द रिजल्ट, एंड डेफिनेटली मैजिकल है, वो आपके शब्दों से बयां हो रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं कि अभी आप एक ऑफिसर बन गए, लेकिन ये जर्नी शुरू कब से हुई, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? जी, मैंने 2014 में बीटेक किया है एनआईटी हमीरपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। बेसिकली सिविल सर्विस ज्वाइन करने की इंस्पिरेशन मुझे मेरे फादर से मिलती है। मेरे फादर वैसे तो बिजनेसमैन है, पर एक तो वो सोशल सर्विस में भी काफी इन्वॉल्व रहते हैं। वो खास तौर पे गरीब बच्चों के लिए, ट्राइबल, उसमें भी ट्राइबल्स के लिए काफी काम करते हैं। तो फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस मेरे लिए करियर का एज सच कोई वो नहीं था कि लाइक आई विल हैव टू फाइंड अ जॉब फॉर माय सर्वाइवल। बट मैंने ये देखा कि जब वो सर्विस करते हैं उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, और हम भी उसका कई बार पार्ट होते थे, क्योंकि लाइक नॉर्मली लोग बर्थडे पार्टीज पे जाते हैं, हम उस आश्रम में ऑर्फनेज में जाकर बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाते थे, और उनके चेहरे पे जो मुस्कान दिखती थी, मुझे लगता था अगर मैं इस मुस्कान का कारण बन सकूं तो मुझे अंदर से इतनी सेटिस्फेक्शन होगी। तो वो एक मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए, ऑब्वियसली एक जो आपका मतलब किसी भी आप जिले में कहीं भी रहते हैं, आप देखेंगे कि एक सरकारी ऑफिसर की जिस हिसाब से रिस्पेक्ट उसकी रहती है, जिस हिसाब से उसका स्टेटस रहता है। आप स्कूल में भी जाएंगे तो आपको कई बार प्राइज अवार्ड करने के लिए डीसी या एसपी रैंक के ऑफिसर्स आते हैं। तो वो एक सेकंड इंस्पिरेशन था मेरे लिए। तो इन दोनों इंस्पिरेशन से जो है मैंने इस करियर को चूज करने का डिसीजन लिया। जर्नी काफी लंबी रही है, लेकिन कहते हैं जितना जितनी सुंदर मंजिल है उतनी ही सुंदर आपकी जर्नी भी रहती है। आ, मैं चाहती हूँ ये जर्नी जब आपकी ने प्रिपरेशन शुरू की यूपीएससी सीएससी की, तब से लेकर आज तक जो भी आपने सीखा, जो स्ट्रैटेजी आपने लिए बनाई, वो आप दर्शकों के साथ शेयर कर सके। जी,
मैं यही चाहूंगा कि जितनी लंबी जर्नी मेरी रही उतनी लंबी किसी और की ना रहे। मेरी दिल से यही इच्छा है कि जो भी व्यक्ति इसमें जाना चाहे पहली बार में चयनित हो जाए। इसीलिए मैंने कहूंगा कि कुछ गलतियां जो मुझसे हुई वो उन गलतियों को ना करें। देखिए, सिविल सर्विस एग्जाम में क्या है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। और मैं ये कहूंगा आपको क्या पढ़ना है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि अगर आप मार्केट में चले जाएं आपको 50 तरह के रिसोर्सेज मिलेंगे और उनके बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल जिसे कहते हैं क्लेम्स रहेंगे कि हमारे पेपर से तो इतने क्वेश्चन आए हैं, इतने क्वेश्चन आए हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा यहाँ पे, परंतु ऐसा होता है। तो मैं कहूंगा उससे बचें। अपने रिसोर्सेज को हमेशा लिमिटेड रखें। देखिए, प्रिपरेशन जो है ना वो एक खाना खाने की तरह है। ये नहीं मैटर करता कि आपने कितना खाना खाया है, पर आपने कितना खाना डाइजेस्ट किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर आपने कितना पढ़ा है, लेकिन अगर आप उसको पेपर में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए तो फिर उस पढ़े हुए का क्या फायदा। इसलिए अपने रिसोर्सेज अच्छी क्वालिटी के रखें, लिमिटेड रखें, उनको बार बार रिवाइज करें। दूसरा मैंने पॉइंट बोलूंगा, एक जो प्रेजेंटेशन का पॉइंट है। क्योंकि जब मेरी प्रेजेंटेशन एक नॉर्मल, मैं आंसर्स लिख रहा था लाइन में, पैराग्राफ्स में, इवन पॉइंट वाइज भी, तो मेरे मार्क्स उतने नहीं आ रहे थे। इस बार मैंने क्या किया कि अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए डायग्राम्स का, मैप्स का, जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन थे, इकोनॉमी के क्वेश्चन में आप साइक्लिकल डायग्राम बना सकते हैं, उस तरह की चीज़ों का और केस स्टडीज का, एग्जाम्पल्स का मैंने काफ़ी यूज किया। तो मुझे लगता है प्रेजेंटेशन इक्वली मैटर करती है, इफ नॉट मोर। जितना आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तीसरी देखिए, कंसिस्टेंसी। मुझे लगता है कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि जिनका सिलेक्शन होता है वो तो पता नहीं 14 घंटे पढ़ते होंगे, 15 घंटे पढ़ते होंगे। मतलब मैं किसी और का तो नहीं कह सकता, पर मैं यही कहूंगा आप एक बार व्यवहारिक रूप से इसको सोच के देखें। अगर आप 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आप एक महीने से ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे? आपकी नींद सफर करेगी, आपकी सोशल लाइफ सफर करेगी। तो देखिए, ऐसे मिथ्स में ना रहें। अगर आप, मेरे हिसाब से अगर आप 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, फिर उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 8 और कल 2, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप कंसिस्टेंटली 8 घंटे की एवरेज से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि दैट इज सफिशिएंट टाइम। और चौथा, वो इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि कई लोग ये मानते हैं कि प्रिपरेशन एकदम अलूफ होके होती है, कि आप बिल्कुल अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लें, किसी त्योहार में ना जाएं, किसी से ना मिलें। देखिए, अच्छी बात है, परंतु अगर आप यूपीएससी के प्रश्नों का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि बहुत बार वो जो क्वेश्चन है आपके व्यूज एंड ओपिनियंस मांगते हैं। उसमें आप फैक्ट से चीजों को सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना व्यू और ओपिनियन देना पड़ता है। और व्यू और ओपिनियन देने के लिए आपके विचार बहुत व्यापक होने चाहिए। और विचार की व्यापकता वो एक बंद कमरे में नहीं आ सकती। जब आप जाएंगे, कम से कम 3-4 लोगों से चर्चा करेंगे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हों, सीरियस एस्पिरेंट्स हों, मैं नहीं कहूंगा जो नॉन सीरियस है उनसे नहीं, या फिर अपने परिवार के लोग हों, कुछ अच्छे मित्र हों, जिससे अगर आप बातचीत करेंगे आपको नए नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे, और वो बेसिकली आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करते हैं। और उसके अलावा देखिए, हर इंसान, एक हम इंसान है, एक मशीन नहीं है। तो कुछ रिलैक्सेशन भी हमको चाहिए होती है। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह के जो कुछ मिथ्स फैले हुए हैं कि भाई हमें 15-15 घंटे पढ़ना है, हमको एक लाइब्रेरी बना लेनी है, इतनी किताबें पढ़नी है, या फिर हमें बिल्कुल बंद कमरे में रह के पढ़ना है, ये सब मैं कहूंगा कि अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक और मैं बात जोड़ूंगा इसमें। देखिए, हार्ड वर्क का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कठिन परिश्रम का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अगर आपका कठिन परिश्रम, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट ऐसी है, अगर वो सही दिशा में नहीं है, अगर वो स्मार्ट वर्क नहीं है, तो उसका रिजल्ट आना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आप ये इंश्योर करें कि आप जो भी कठिन परिश्रम कर रहे हैं, जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी दिशा जो है वो एकदम सही हो। उसके लिए समय समय पर अपने आप को इवेल्युएट करें। और अगर आपको कोई उसमें मेंटर मिल जाए, जैसे मैं अपना इसमें नाम लेना चाहूंगा कपिल सर का, स्टडी आईक्यू में ही बहुत अच्छे टीचर हैं। उन्होंने मुझे एक मेंटर की तरह काम किया। मैंने उनके पॉलिटिकल साइंस और एसए का कोर्स ज्वाइन किया था। और उससे मुझे इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि सर जो थे, ही वॉज जस्ट नॉट जस्ट लाइक अ टिपिकल टीचर। वो एक मेंटर भी थे, एक गाइड भी थे, और एक फ्रेंड की तरह भी करते थे। और इनफैक्ट वो और सब्जेक्ट्स में भी काफी अच्छी, मतलब मुझे एडवाइस देते थे। तो ऐसा ही कोई आपको मेंटर मिल जाए, और ना भी मिले तो भी अपनी सेल्फ एवेल्युएशन टाइम टाइम पे करते रहें। तो ये मैं कुछ मुख्य बातें कहना चाहूंगा जो भी एग्जाम देना चाहते हैं। मुझे लगता है जितनी भी बातें आपने कही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने प्रिपरेशन में कोई भी एक एस्पिरेंट इंक्लूड कर सकता है तो उसके लिए कैटलिस्ट की तरह काम करेंगी। व्योम जी, मैं आगे चलती हूँ। और आपने एक चीज मेंशन की कि बहुत जरूरी होता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और एग्जामिनेशन में आप कितना ज्यादा उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं। एग्जामिनेशन डे में अपनी बेस्ट जितना भी पढ़ा है, नॉलेज अक्यूमुलेट किया है, आंसर राइटिंग के समय किस तरीके से बेस्ट अपना दे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, आंसर राइटिंग के
टाइम पे बेस्ट क्या करना है, उससे पहले ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने उसी पॉइंट को मैं दोहराऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपका रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए एग्जाम लाइक कंडीशन में क्या होता है कि यूपीएससी की एग्जाम बोर्ड एग्जाम से काफी डिफरेंट है। वहाँ 3 घंटे का पेपर 100 मार्क्स का होता है, उसके बाद अगला पेपर एक हफ्ते बाद होता है। यहाँ पर 9 से 12 250 नंबर का, फिर 2 से 5, फिर अगले दिन सेम। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। तो रिवीजन इतनी अच्छी हो कि आप माइंड से तुरंत रिकलेक्ट कर सकें। जब आंसर राइटिंग की बात आती है तो उसमें 3-4 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले आप प्रश्न को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम टॉपिक पढ़ते ही सोचते हैं वो हमें तो आता है, हम वो लिखाते हैं जो हमें आता है, ना कि वो जो पूछा गया है। देखिए इसमें बहुत ही एक बड़ा अंतर है कि हमें क्या आता है, हमें क्या, हमसे क्या पूछा गया है। तो कम से कम आप 2 बार प्रश्न को पढ़ें, आपको समझ नहीं आता तीसरी बार भी पढ़ें, और उसमें जो भी आपके 5, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जो लगेंगे, आई विल गारंटी इट इज वर्थ इट। आपको कम से कम एक गलत आंसर लिखने से वो बचाएंगे। दूसरा देखिए, हर पेपर की अपनी एक ग्लॉसरी होती है, जिससे हर हर पेपर का एक शब्दकोश होता है। जैसे मैं एथिक्स की बात कर लूँ, तो एथिक्स में ऐसे टर्म्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इस तरह के टर्म आने चाहिए। जैसे मैं सोसाइटी की बात करूँ, तो कुछ वीमेन रिलेटेड टॉपिक है, ये इस टाइप से है, तो उसमें पेट्रियार्की, पिंक कॉलर जॉब्स, इस तरह की कुछ चीजें, जैसे संस्कृताइजेशन, फेमिनाइजेशन, इस तरह के कुछ शब्द आने चाहिए। तो इस तरह के कुछ टेक्निकल टर्म्स, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं, क्योंकि वैसे तो जनरल स्टडीज का पेपर है, सामान्य अध्ययन का पेपर है, परंतु फिर भी एक सब्जेक्ट की एक गरिमा होती है, उसके कुछ टर्म्स आपके उसमें इंक्लूड होने चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जिसको मैं मानता हूँ, प्रेजेंटेशन, जिसकी मैंने पहले भी बात कही थी कि देखिए जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसके पास ज्यादा समय नहीं होता है। मे भी शायद वो एक पेज को चेक करने में 15, 20, 30 सेकंड निकाल रहा है। आपके लिए वो जिंदगी और लड़ाई मरण का प्रश्न हो सकता है, आपकी वो सालों की मेहनत हो सकती है, परंतु उसके लिए वो किसी और आम कॉपी की तरह ही है। तो ऐसे में किस तरह आपकी कॉपी विभिन्न उसके सामने बन के सामने आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न एंड बट स्टिल रेलेवेंट। तो अगर आपकी कॉपी वो एक 100 कॉपियां चेक करता हुआ आ रहा है, उसमें एक जैसी बात लिखी हुई है या एक जैसा ही मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन है, आप में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल पॉइंट मिलेगा। और ये मैं इसलिए भी आपको बताना चाहूंगा, देखिए यूपीएससी जो गेम है ना, वो 60-70 नंबर का ही है, 1750 का नहीं है। क्योंकि जो भी प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मैं मानता हूँ कि सबका अच्छा खासा इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, ऑलमोस्ट एक लेवल के होते हैं। पर आप देखेंगे एक पेपर में जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने हर क्वेश्चन में आधा आधा नंबर बढ़ा लिया, तो एक पेपर में आपके बढ़ गए करीब करीब 10 नंबर। और इसी तरह आप देखेंगे कि 7 पेपर होते हैं मेरिट वाले, मतलब 4 आपके जीएस के, 2 ऑप्शनल के, एक एसए का। तो 10 × 7 कर ले तो 70 नंबर, यही डिफरेंस है आई थिंक रैंक 10 में और नॉन सिलेक्टेड में। या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता होगा इंटरव्यू के मार्क्स निकाल के, पर मोटा मोटा बात अगर ये कहें, तो मैं कहूंगा कि हर क्वेश्चन में आपको आधा या एक नंबर कैसे फालतू लेना है, वही मेन गेम है। और उसके लिए ये जो प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मैप्स बनाना हो, चाहे वो फ्लो चार्ट्स बनाना हो, चाहे वो केस स्टडी को इंक्लूड करना हो, चाहे वो एग्जाम्पल्स को कोट करना हो। पेपर 2 में जैसे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कोट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कोट कर सकते हैं, तो वो एक आपका डिफाइनिंग और एक डिफरेंट मूवमेंट बना देता है। और चौथा, अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो कामनेस है, उसको हमेशा मेंटेन रखना है। मुझे अभी तक याद है कि 2018 के प्रीलिम्स की ये बात है। उस समय प्रीलिम्स का पेपर बहुत ही मुश्किल आया था, तो मैं भी घबरा गया था सवाल देखकर कि यार इतने मुश्किल सवाल है। परंतु अंततः मैंने ये सोचा कि जब ये मेरे लिए मुश्किल है तो ये सबके लिए ही मुश्किल है। और हुआ भी ऐसा, उस साल जो कट ऑफ थी वो डाउन चली गई। इस साल की कट ऑफ तो आप देखेंगे प्रीलिम्स की, मेंस की, ओवरऑल सारी कट ऑफ जो है करीब करीब 40 से 50 नंबर नीचे खिसक गई है। तो आप ये मान के चलिए कि पेपर जितना भी कठिन हो सबके लिए है। तो ऐसे में भी आप अपना जो है आत्मविश्वास को कभी ना खोएं, अपना कंपोजर कभी ना खोएं। तो मुझे लगता है अगर ये वो आंसर राइटिंग के टाइम पे बातें ध्यान रखेंगे तो उनको लाभ मिलेगा इस चीज का। किस तरीके से अपने आंसर्स को अलग करने और रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। व्योम जी, मैं एक और चीज जानना चाहती हूँ कि हमेशा हम बात करते हैं कि आपको अपने आंसर सबसे अलग बनाने, लेकिन मोर ओवर लोग स्टैंडर्ड बुक्स और जो करंट अफेयर्स का रिसोर्सेज है ऑलमोस्ट सेम पढ़ते हैं। फिर भी अपने आप को किस तरीके से अलग करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं। आपने भी कहा कि प्रीलिम्स जो भी एस्पिरेंट लिखते हैं, क्लियर करते हैं, उन सभी का सेम इंटेलेक्ट रहता है। तो इसमें से सबसे अलग कैसे करें? मोस्ट ऑफ देम ऑप्ट फॉर सेम टैक्टिक्स, सेम स्ट्रैटेजी। जी, देखिए सोर्सेज आपने बिल्कुल सही कहा, सेम ही रहते हैं मैक्सिमम समय। लेकिन दो चीजें मैं कहूंगा जिनको ध्यान देना चाहिए। अगर आप टॉपर्स की कॉपी देखें, जो पिछले साल के टॉपर्स निकले हैं, उनकी कॉपी में आपको ये चीजें मिलेंगी कि उन्होंने किस तरह डिफरेंशिएट कर रखा है, मैप बना रखा है, केस स्टडी दे रखी है, कुछ फ्लो चार्ट डायग्राम बना रखा है। एक तो आपको सोर्स वहां से मिलेगा। अब होता क्या है कि
हम उस चीज की कभी मेहनत नहीं करते। पता तो शायद अभी भी काफी लोगों को होता है कि टॉपर्स की कॉपी को चेक करना चाहिए, पर हम उसको कैजुअल ले लेते हैं। मैंने भी अपने पिछले अटेम्प्ट्स में यही गलती करी, मैंने उसको कैजुअल ले लिया, और आई बिलीव कि मेजोरिटी इसी में रह जाती है। तो आप उसको कैजुअली ना लें, आप उन कॉपीज को देखें। किसी का स्टाइल कॉपी ना करें, क्योंकि वो कभी नहीं होगा, हर इंसान का अपना तरीका होता है निकलने का, लेकिन एक गाइडेंस के लिए वो बहुत जरूरी है। दूसरा, आपने जहां भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, वहां पर भी आप टेस्ट सीरीज के टॉपर की नॉर्मली आंसर शीट्स आपको दे दी जाती है, उससे भी अपने आप को इवेल्युएट करें। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में उसे मान लीजिए 6 नंबर मिले हैं, आपको 5 मिले हैं या 5.5 मिले हैं, तो देखिए कि ऐसा क्या उसने क्या किया कि उसको एक या आधा नंबर फालतू मिला। तो आप अपने वहाँ कंपटीशन से ही उस चीज को लेकर आएंगे। और तीसरा मैं कहूंगा, आप अपने मेंटर से इसके बारे में गाइडेंस लें। जैसे मैंने पहले भी नाम लिया था कपिल सिक्का सर का, स्टडी आईक्यू में टीचर भी हैं। वो मेंटर आपकी पर्टिकुलर क्वालिटी निकाल के देंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का हो सकता है कंक्लूजन बहुत अच्छा हो, किसी का हो सकता है कि डायग्रामेटिक स्किल बहुत अच्छा हो। तो इस तरह की एक ना एक, जिसको मैं कहूंगा एक एक्स फैक्टर हर बच्चे में होता है, वो सबका अलग अलग होता है। वो आप खुद भी वैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक मेंटर मिल जाएंगे कपिल सर जैसे, या कोई भी जो आप जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो, आपके सीनियर हो, इस फील्ड के जानकार हो, तो आपका एक एक्स फैक्टर निकल के सामने आएगा। जैसे मेरे केस में था कि मैं फैक्ट्स और कम्युनिटीज वगैरह का अच्छे से यूज कर पाता था। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कर पाता तो आप भी वही कीजिए। जो आपका एक्स फैक्टर हो आप उसको इस्तेमाल कीजिए, पहले उसको ढूंढिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। और मुझे लगता है अगर आप इन 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपकी कॉपी सबसे यूनिक हो जाएगी। देखिए, यूपीएससी में अगर 800 बच्चे निकलते हैं, तो यूपीएससी क्लियर करने के 800 तरीके हैं। तो आप भी अपना तरीका खुद बनाएं, गाइडेंस लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको वो तरीका खुद बनाना है। बहुत ही सटीक आपने बात की कि अगर यूपीएससी में 800 बच्चे निकलते हैं तो सबका 800 तरीका होता है, और शायद आपका भी एक अलग तरीका हो सकता है। व्योम जी, इसके बाद मैं आना चाहती हूँ अखबार किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है। कितने अखबार पढ़ें, कैसे एनालिसिस करें, करंट अफेयर्स के कितने रिसोर्सेज होने चाहिए? जी, देखिए, अखबार पढ़ना ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। कितने अखबार पढ़ने चाहिए, देखिए इसको लेकर मैं कहूंगा कि आप ये देख लें कि अखबार जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है, और पेपर 2 और 3 में मुख्यतः हेल्प करता है आपको, पेपर 4 में और ऐसे में भी करता है, उसको पढ़ें। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप 4-4 अखबार पढ़ रहे हैं, आपका समय उसी में निकल जाए, क्योंकि बाकी चीजें भी हैं। तो एक अखबार से शुरू करें। नॉर्मली लोग द हिंदू बोलते हैं या इंडियन एक्सप्रेस बोलते हैं, उससे शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय बच रहा है, तो आप उसमें कोई भी दूसरा अखबार ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस से। मैंने तो टाइम्स ऑफ इंडिया ऐड किया था, मुझे वो भी अच्छा लगता था। अब कैसे पढ़ें, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, इसके लिए मैं कहूंगा कि 2 सोर्सेज को हमेशा आप रिवाइज करें, हो सके तो डेली बेसिस पे, नहीं तो कम से कम 4-5 दिन में। वो सोर्सेज हैं आपका सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एटलीस्ट 5 ईयर्स पुराने। ये आपका एक तरह से रेफरेंस सोर्स होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाना चाहूंगा, उदाहरण से। जैसे अगर आप पेपर 2 का सिलेबस देखें हमारा, जीएस का, उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अलग से लिखा गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग से लिखा गया है। अब ये एक स्वाभाविक सी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या भारतीय संविधान में पंचायती राज तो एक उसका अभिन्न अंग है, हिस्सा है। लेकिन फिर भी अगर यूपीएससी उसको अलग से 2 शब्दों में लिख रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब वो उसे इंपॉर्टेंस दे रहा है। और ये आपको पेपर में दिखेगा, हर साल आप पेपर 2 में देख लें, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर आता ही आता है। वैसा ही पेपर 3 में फूड प्रोसेसिंग को लेकर है। इंडस्ट्रीज लिख दिया है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अलग से लिखा हुआ है, और उसका भी आप देखेंगे लगभग हर साल एक नया क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं कहूंगा कि सिलेबस को तो आप बिल्कुल हमेशा आपको याद रहना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नॉर्मली इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत आ रही है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के नहीं पूछे जाते कि भाई इसके प्रोविजंस क्या हैं, इस टाइप से वो भी पूछे जाते हैं, पर आगे का पार्ट उसमें प्रॉब्लम वाला पक्का रहता है। तो इन 2 चीजों को हमेशा अपने माइंड में रखिए। उसके हिसाब से आप अखबार के आर्टिकल्स डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप इन 2 चीजों को, मुझे लगता है, मन में ध्यान में रखेंगे, तो अपने आप ही जब आप अखबार पढ़ेंगे, तो आपका माइंड जो उनमें चला जाएगा। फिर इसमें एक और समस्या लोगों को आती है कि नोट्स बनाए कि ना बनाए। इसमें मैं कहूंगा, देखिए, अगर आप उन नोट्स को बाद में रिवाइज कर सकते हैं, तो आप जरूर बनाएं। क्योंकि इसमें भी मैं वही लॉजिक लागू करूंगा। अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिया और अब दिन में 10-10 पेज के नोट्स बना रहे हैं, साल साल भर के अंत में करीब 1000 पेज के नोट्स हो गए, मुझे लगता है कि उनको रिवाइज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आपके नोट्स बनाना चाहें तो जरूर बनाएं, परंतु वो ऐसे हों कि बिल्कुल कंसाइज हो, जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकें। जहां तक मैगजीन की बात है, देखिए करंट अफेयर्स की मैगजीन मार्केट में बहुत सारी आती हैं। मैं मानता हूं कि लगभग सबका कंटेंट मोर और लेस सेम ही रहता है। आप किसी एक मैगजीन को चूज करें,
उसी को बार बार पढ़ें, उसी को रिवाइज करें। वरना कई बार क्या होता है कि हम 3-4 मैगजीन में चले जाते हैं, हम किसी को भी पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, ना उसको रिवाइज कर पाते हैं, और फिर हमें पेपर में प्रॉब्लम होती है। तो वही पॉइंट है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन एक-एक रहें, उनको आप लिमिटेड रखें, बार-बार रिवाइज करें, और पढ़ना कैसे है, किस टॉपिक्स को छोड़ना है, किसको नहीं, उसके लिए 2 मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस। थैंक यू सो मच व्योम जी फॉर स्पीकिंग टू अस, और बहुत ही डिटेल में आपने समझाया, हर एक पॉइंट को क्लियर किया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। Thank you once again for joining, and we थैंक यू wish you मैम। all the very best. Vyom ji, how Study IQ has been part of your journey? स्टडी आईक्यू हैज बीन ऑफ इमेंस हेल्प टू मी इन द प्रीलिम्स। यहाँ पर वीडियोस होते थे जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में प्रीलिम्स के हिसाब से ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करके मुझे यहाँ पे मिलते थे। मैं उनको डेली देखता था और उससे मेरी बहुत अच्छी रिवीजन होती थी और टाइम भी अच्छा यूटिलाइज होता था। कभी आप फ्री बैठे हैं, वीडियोस को देख लीजिए। और दूसरा, कपिल सिक्का सर यहाँ पर पढ़ाते हैं। ही हैज बीन माय मेंटर और वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं। मैंने उनके पास पॉलिटिकल साइंस और एसए का कोर्स किया था। उन्होंने मुझे जो 1-to-1 इनपुट दिए, जो मेरे अंदर स्पेसिफिक जो प्लस पॉइंट्स थे उनको निकाल के लेकर आए, जो नेगेटिव पॉइंट थे मुझे बताए, और जिस हिसाब से मेरे स्कोर में इंप्रूवमेंट हुआ उनकी वजह से, आई एम रियली इंडेप्टेड टू स्टडी आईक्यू टीम एंड पर्टिकुलरली कपिल सिक्का सर। Thank you so much, Vyom. We are very glad that if we could be a part of your journey. और अंत थैंक यू में मैम। अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें सभी एस्पिरेंट्स को। जी, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा, देखिए सिविल सर्विस आपका खुद का एम होना चाहिए, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं ये तो मेरे माँ बाप का सपना है। आप किसी और का सपना पूरा नहीं कर सकते। अगर आप सिविल सेवा में, सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछें कि ये मेरा सपना है कि नहीं। अगर ये आपका सपना है तो ही आप इसमें आगे बढ़े, क्योंकि देखिए देश सेवा करने के और अपने आप को सेटिस्फेक्शन, अपना लेवल अचीव करने के और भी तरीके हैं। बिजनेस में भी बहुत अच्छा लोग काम करते हैं, सिविल सोसाइटी में भी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर आपने ये चुन लिया है तो आई थिंक आपको पहले अपने आप को एक शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि आप देश के उन चंद जागरूक युवाओं में से हैं जिन्होंने अपने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, जिनके अंदर वो हौसला है, हिम्मत है सपना देखने की। सबसे पहले अपने आप को शाबाशी दें। कहते हैं ना कि जो आपने मन में एक बार कर लिया तो आधा काम तो वहीं हो गया। और उस हौसले के साथ इस बात को हमेशा याद रखें कि ये बहुत ही कठिन परिश्रम वाला एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और अपने लक्ष्य को सदैव अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो आप हर तरह की निराशा से बाहर निकल जाएंगे। आप चाहें तो एक तख्ती पर लिखकर, एक पेज पर लिखकर अपने स्टडी वॉल के सामने भी चिपका सकते हैं कि मैं आईएएस या आईपीएस या आईआरएस क्यों बनना चाहता हूँ। रीजन नीचे लिख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि मुझे डीमोटिवेशन हो रहा है, मेरा उत्साह कम हो रहा है, उसको पढ़ लें। तो यही है, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क प्लस फेथ ऑन योरसेल्फ और फेथ ऑन गॉड इज इक्वल टू सक्सेस। थैंक यू सो मच, एंड एंडिंग इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि ये आपका सपना होना चाहिए, और अगर आपने ये सपना बना लिया है तो हाफ वर्क इज डन, हाफ वर्क विच इज लेफ्ट इज टू स्टडी, और अगर डिटर्मिनेशन है तो वो भी आप जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच व्योम जी, एंड द एंटायर टीम थैंक्स अ लॉट विशेस मैम। यू गुड हेल्थ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।